Welcome to our APS classes, and this is your biology class. And in our biology class today we will continue with the new chapter, that is chapter number 12, and the name of the chapter is the mineral nutrition, and this chapter is for class +1. So as all we know that every living organisms need energy for their survival, and this energy is in the form of proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. That means every living organisms, they have to be required energy for the ability to do work, and without these carbohydrates, proteins, fats, water and minerals, no one living organisms can be survive. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस धरती पर, उसके सर्वाइवल के लिए उसको जो जरूरत पड़ती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये सारी चीजें जो है वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं। तो सेम जस्ट एज इन केस जो प्लांट्स हैं उनको भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं अगर उनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, विदाउट न्यूट्रिएंट्स दे कांट ग्रो, वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, एज वेल एज उनकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं बोथ इन केस ऑफ human beings as well as animals and plants, all of them they can need both all of them, that is the carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। तो ये सारी चीजें जो है वो एक न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में यूज होती हैं। तो प्लांट्स जो है वो भी उनको अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है उन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर एंड मिनरल्स टू लिव। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको जो किस चीज की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स की अपने जीवित रहने के लिए। सिमिलरली प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और सेम उसी तरह से जो प्लांट्स हैं उनको भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। कौन से ऐसे वेरियस टाइप्स के मेथड्स हैं जो कि किस चीज के लिए यूज होते हैं, मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स। तो जैसे कि हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में स्पेशली जो रूट्स होते हैं और उन रूट्स में जो रूट हेयर्स होते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। वो रूट हेयर्स होते हैं वो जमीन से जो है वो वाटर एज वेल एज मिनरल्स जो है वो वहां से एब्जॉर्ब करते हैं, और वहां से होते हुए जो वाटर मिनरल्स हैं दैट मीन्स दे ट्रांसपोर्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और वहां से वो प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स इज द हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स इज अ टेक्निक इन विच प्लांट्स आर ग्रोन इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जहां पर जो प्लांट्स होते हैं वो एक न्यूट्रिएंट मीडियम में जो ग्रो करते हैं इंस्टेड ऑफ द सॉइल। मतलब वहां पर जो है सॉइल की जरूरत ना होकर और उन प्लांट्स को जो ग्रो किया जाता है वो ग्रो किया जाता है इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। दिस टेक्निक इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द वेजिटेबल्स। और ये हाइड्रोपोनिक्स की जो टेक्निक है इसको उसी टाइम यूज किया जाता है जब हमें कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वेजिटेबल्स की जरूरत होती है, उस टाइम पर हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक का यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू स्टडी द मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज इन द प्लांट्स। और इस टेक्निक की हेल्प से हम जो किस चीज की स्टडी कर सकते हैं, दैट इज द मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस इन द प्लांट्स। जो भी मिनरल डेफिशिएंसी होती है प्लांट्स में, उसकी जो हम स्टडी है वो हम इस टेक्निक की वजह से कर सकते हैं, दैट इज द हाइड्रोपोनिक टेक्निक। Next is the aeroponics, is the technique in which nutrients are sprayed suspended in the air। एरोपोनिक्स जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जहां पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को जो है वो स्प्रे किया जाता है इन द एयर, उन सस्पेंडेड इन द एयर। तो उन न्यूट्रिएंट्स को हम एयर की प्रेजेंस में जो है वो स्प्रे करते हैं, दैट इज द एरोपोनिक्स। Next is essential mineral elements। What are the various types of the essential mineral elements? There are a number of the essential mineral elements that are necessary for the growth and the development of the plant। तो different plants have different mineral requirements, क्योंकि different टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। तो जो different टाइप्स के प्लांट होंगे तो हर एक प्लांट की जो मिनरल रिक्वायरमेंट होगी वो भी प्लांट्स की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो होगी वो डिफरेंट होगी। There is criterion for the essentiality of an element। तो वहां पर एक क्राइटेरिया है for the essentiality of an element। It includes, अब ये essential elements क्या इंक्लूड करते हैं,
The elements must be necessary for the normal growth and reproduction. That means without these essential elements, no growth as well as reproduction takes place in the plants. For the better growth as well as reproduction in the plants, the essential elements are necessary. In the absence of these elements, in elements की absence में, the plant will not be able to complete its life cycle. That means in essential elements की वजह से जो plants हैं वो grow भी करते हैं as well as reproduction जो थी वो भी take place करती है. And in the absence of these elements, और जब ये plants में इन elements की absence हो जाती है, that means on the behalf of that reason they cannot complete their life cycle. The requirement of the plant must be specific. जो requirement है plants की वो एक तो specific होनी चाहिए and it should not be replaceable by any other element. और जो उनकी जो एक requirement है elements की वो specific होने के साथ साथ वो किसी दूसरे element के साथ जो replaceable नहीं होनी चाहिए. The element must be directly involved in the metabolism of the plants. अब ये जो elements हैं, that means they directly involved in the metabolism of the plant. जो भी plants की metabolism होती है, उनके साथ इन elements का जो वो direct connection होना चाहिए. The mineral elements needed by the plants is divided. अब ये जो mineral elements हैं that are needed by the plants, क्योंकि किसी भी plants की growth और reproduction के लिए उन plants में essential elements का होना बहुत जरूरी है. तो इस वजह से जो ये mineral elements हैं जो कि plants के द्वारा use होते हैं या used by the plants और needed by the plants, that are categorized into two categories, that are the macronutrients as well as micronutrients. First is the macronutrients. What do you mean by the term macronutrients? These elements are needed by the plants in large quantities. Macro means large. Name understood करवा रहा है कि macro means जो था वो large. That means these elements are used by the plants in the large quantities. It includes, अभी कौन-कौन से elements को include करते हैं macronutrients होते हैं, such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium and magnesium. That means all these are the essential elements that are used by the plants for their growth and the reproduction. Carbon, hydrogen and oxygen are obtained mainly from carbon dioxide and water. तो जो कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन के एलिमेंट्स है, दे आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दैट मीन्स ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो है वो डायरेक्टली कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? दे आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अदर्स आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल एज मिनरल न्यूट्रिएंट्स. रेस्ट जो अदर हमारे एलिमेंट्स बच जाते हैं, दे आर absorbed from the soil as mineral nutrients. तो जो रेस्ट एलिमेंट्स हमारे पास बच गए हैं वो किसके द्वारा यूज होते हैं? They are absorbed by the plants from the soil as a mineral nutrition. Next is micronutrients. These are the nutrients that are needed by the plants in small quantity. तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स के द्वारा यूज होते हैं और काफी स्मॉल क्वांटिटी में यूज होते हैं. माइक्रो मीन्स स्मॉल. That means these elements are used by the plants in a very small quantity. It includes, अभी कौन-कौन से एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं? आयरन, मैंगनीज, कॉपर, molybdenum, zinc, boron, chlorine and nickel. So all these elements are to be included by the micronutrients. ये सारे किसके द्वारा इंक्लूड होते हैं एलिमेंट्स? These are included by the micronutrients. Essential elements are grouped in different categories. अब essential elements जो है इनको different categories में जो है वो ग्रुप किया गया है based on their diverse function. अब इनको different categories में जो है वो कन्वर्ट किया गया है on the basis of their diverse function. जो इनके diverse function है उनके बिहार पर जो essential elements हैं उनको categorize किया गया है different categories में. Essential elements such as carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. अब जो essential elements हैं such as hydrogen, carbon, oxygen and nitrogen, they serve as components of the various biomolecules. ये चारों के चारों elements जो हैं such as carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, they serve as various components of the biomolecules such as amino acids, lipids and hence structural elements of the cells. इस वजह से इनको हम structural elements of the cells भी बोलते हैं because they serve as biomolecules. Essential elements are major components of the chemical compound. अब ये जो essential elements हैं, these are the major components of the chemical compounds related to energy, जो कि directly relate करते हैं energy के साथ.
such as magnesium ion in chlorophyll. जो magnesium ion है that present in the chlorophyll, and phosphorus in the ATP, that is adenosine triphosphate. Essential elements also influence enzyme action. अब ये जो essential elements हैं, they directly influence the enzyme action by acting as activator and inhibitor. अब ये किस तरह से जो है essential element जो है वो enzyme actions को influence करते हैं, because they directly act as the activator as well as inhibitor of certain enzymes. क्योंकि ये certain enzymes के inhibitor as well as activator जो है वो act करते हैं, इस वजह से इनको जो है क्या कहा जाता है, they directly influence the enzyme actions. For example, Mg2 positive magnesium ion activates both ribulose biphosphate carboxylase oxidase and phosphophenol pyruvate carboxylase. तो फॉर एग्जाम्पल क्या है, जो मैग्नीशियम आयन है वो डायरेक्टली एक्टिवेट करता है रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज को एंड फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को. बोथ ऑफ दीज आर एसेंशियल इन कार्बन फिक्सेशन. तो दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स हैं दे आर बोथ एसेंशियल इन द कार्बन फिक्सेशन. एंड Zn2 पॉजिटिव एक्टिवेट्स अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. अब जो Zn2 पॉजिटिव है वो एक्टिवेट करता है किस चीज को, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को. एंड मोलिब्डेनम इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजनेज एक्टिविटी. और जो मोलिब्डेनम है इट इज डायरेक्टली एक्टिवेट्स द नाइट्रोजनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. Some essential elements control osmolarity of the cell. कुछ जो essential elements होते हैं वो osmolarity of the cell जो होते हैं उसको control करते हैं. That means the osmolarity of the cell is to be controlled by these essential elements. Potassium ions controls the opening and the closing of the stomata. अब जो potassium ion है that means it is very helpful in the closing and opening of the stomata. Without potassium ion there will be no closing as well as opening of the stomata will take place. Next, what are the roles of the macronutrients and micronutrients? What are the various roles that are played by the macronutrients as well as micronutrients? That means there are various roles that are played by the macronutrients and micronutrients. So let us start with the various roles that are played by the macronutrients and the micronutrients. The role of different macro and micronutrients are given below. First is the nitrogen. तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन का रोल जो है वो देखेंगे. क्या है, एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटीज. अब जो एसेंशियल एलिमेंट्स है दीज आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द प्लांट्स बट दे आर यूज्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज. इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट आयंस. अब ये नाइट्रोजन एलिमेंट जो है इट इज डायरेक्टली एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स in the form of nitrate ion. Nitrate ion की फॉर्म में यूज होता है that is NO3 negative, and some plants also absorb in the form of nitrite ion. और कुछ जो plants हैं वो उसको nitrite ions की फॉर्म में यूज करते हैं that is NO2 negative. कुछ जो plants होंगे वो उसको nitrate ions की फॉर्म में यूज करेंगे that is NO3 negative, और कुछ जो plants हैं उसको absorb करेंगे nitrite ions की फॉर्म में that is NO2 negative. Or ammonium ion, or that is NH4 positive. That means all these elements are absorbed by the plants, but this nitrogen is absorbed by the plants. Some plants by the nitrate ions, कुछ nitrate ions की फॉर्म में यूज करेंगे इसको प्लांट जो है नाइट्रोजन को. कुछ प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को यूज करेंगे नाइट्राइट आयन की फॉर्म में, और कुछ प्लांट जो है वो इस नाइट्रोजन को यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस. Needed by the plants for actively growing tissues. Especially ये जो element है this is used by the needed plants for the actively growing tissues. जो actively growing tissues उनके लिए use किया जाएगा such as meristematic tissue. It is a necessary component of vitamin. तो जो nitrogen है it is very necessary component of the vitamins. Directly involved in the photosynthesis. This nitrogen element is directly involved in the process of photosynthesis. Next important element is the phosphorus. It is absorbed by the plants in the form of phosphate ions, that is PO4 negative. अब ये जो phosphorus है it is also used or absorbed by the plants in the form of phosphate ions, that is PO4 negative. It is a major component
कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब फास्फोरस जो है ये सबसे मेजर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का एज वेल एज न्यूक्लियोटाइड्स का। promotes root formation and growth. That means root formation as well as growth. They directly related with the element that is phosphorus. क्योंकि phosphorus जो है directly promote करता है root formation as well as growth को. Required for the seed formation. जो भी seed formation होती है plants में, that means at that time this element is needed, that is the phosphorus. इन्वॉल्व इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर। जो भी एनर्जी की स्टोरेज होती है या एनर्जी ट्रांसफर होती है प्लांट्स में, दैट मीन्स दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट दैट इज फॉस्फोरस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज द पोटाशियम। व्हाट इज द रोल दैट इज प्लेड बाय द पोटाशियम इन द प्लांट्स? इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ पोटाशियम आयंस। ये भी प्लांट्स के द्वारा यूज होता है पोटाशियम एलिमेंट जो है, बट इन द फॉर्म ऑफ द पोटाशियम आयंस। It is abundant in actively growing tissues. ये जो actively growing tissues होते हैं उसमें काफी abundant होता है ये एलिमेंट जो होता है, that is the potassium, such as meristematic tissue, buds, leaves and the root tips. It is required for maintaining osmotic potential. Osmotic potential को maintain करने के लिए ये एलिमेंट जो है पोटाशियम, that is very necessary in a cell, which is responsible for the opening and the closing of the stomata. तो ये जो पोटाशियम का जो एलिमेंट है, दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी हेल्पफुल फॉर द क्लोजिंग एज वेल एज ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के रेट को भी ये इंक्रीज करता है एंड एसेंशियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। दैट मीन्स विदाउट दिस एलिमेंट देयर इज नो इंक्रीज इन द protein synthesis. That means it is very essential for the protein synthesis. Next is the calcium. It is absorbed by the plants in the form of calcium ions. ये भी plants के द्वारा use होता है, but in the form of calcium ions, that is Ca2 positive. Required for the continuous cell division and growth. Plants में continuous cell growth और जो cell division होगी, that is with the help of this element, that is calcium. Involved in nitrogen metabolism. Nitrogen की जो metabolism है, that is with the help of this element, that is calcium. It is present in the middle lamella. जो middle lamella होता है उसमें ये present होता है calcium in the form of calcium peptide. It is also required for the formation of mitotic spindle. जो mitotic spindle है, that is required this element, that is the calcium. It is also required for the activation of the certain enzymes. Without this element, there is no activation of the enzymes takes place in the plants. Next important element is the magnesium. It is absorbed by the plants in the form of magnesium ions, that is Mg2 positive. It is also used by the plants, but in the form of the magnesium ions, that is Mg2 positive. It is required for the activation of the enzymes. ये भी enzymes की activation के लिए use किया जाता है, that is involved in the respiration and photosynthesis. It is involved in the synthesis of RNA and DNA. ये जो element है, that is magnesium, it is also very helpful in the synthesis of DNA and RNA. Key component of the chlorophyll. That means magnesium is the key component of the chlorophyll. It also maintains ribosome structure. Ribosome के structure को भी जो है ये magnesium जो है वो maintain करता है. Next important compound is the sulfur. Next important element is the sulfur, absorbed in the form of sulfate ions. ये sulfate ions की form में absorbed होता है, that is SO4 negative. Integral component of the amino acids such as methionine. ये integral component है किस चीज का? Amino acids का, such as methionine. Component of the several coenzymes, vitamins such as thiamine, biotin and ferredoxin. तो ये जो है ये सेवरल कंपोनेंट है सेवरल कोएंजाइम विटामिन्स का, सच एज थायमिन है, बायोटिन है, एज वेल एज फेरोडॉक्सिन. हेल्प्स इन द सीड प्रोडक्शन. दैट मींस विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, दैट इज सल्फर, सीड प्रोडक्शन विल टेक प्लेस. रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल फॉर्मेशन. क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए भी इस एलिमेंट का, सल्फर का होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज द आयरन. प्लांट एब्जॉर्ब आयरन मेनली इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस. प्लांट्स आयरन को तो एब्जॉर्ब करते हैं, पर मेनली वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस, दैट इज Fe3 पॉजिटिव.
इम्पॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, दैट मीन्स किसी भी प्लांट्स की जो सेल ग्रोथ होती है या सेल डिवीजन होती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, दैट इज आयरन। पार्टिसिपेट्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। जब भी वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उस दौरान जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, दैट इज आयरन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम, ये एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दैट कैटालाइज and that is required for the chlorophyll formation, और catalyzed होने के बाद it is used for the chlorophyll formation and it is also serves as a oxygen carrier। तो ये जो है एक important oxygen carrier भी serve करता है। Next, manganese, it is absorbed in the form of manganese ions, ये manganese ions की form में absorbed होता है, that is Mn2 positive। It is involved in the photolysis of water, वाटर की फोटोलाइसिस में भी इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द नाइट्रोजनेस एंजाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रोजनेस एंजाइम का, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज द जिंक। इट इज एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ जिंक आयंस, दैट इज Zn2 पॉजिटिव। ये जिंक आयंस की फॉर्म में एब्सॉर्ब होता है, दैट इज Zn2 पॉजिटिव। रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल फॉर्मेशन, और क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इन्वॉल्व द एक्टिवेशन ऑफ वेरियस एंजाइम्स, वेरियस एंजाइम्स के एक्टिवेशन में इन्वॉल्व होता है, सच एज कार्बोक्सिलेजेस, एंड नीडेड फॉर द कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन। जो भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है उसके लिए इस एलिमेंट का जिंक का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज कॉपर। इट इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिक आयंस। कॉपर जो है वो प्लांट्स के द्वारा तो एब्सॉर्ब होता है, पर वो किस फॉर्म में एब्सॉर्ब होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिक आयंस Cu2 पॉजिटिव। इट इज इन्वॉल्व इन द रिडॉक्स रिएक्शंस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है रिडॉक्स रिएक्शंस में, स्पेशली ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। वर्क्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उस दौरान ये वर्क करता है, एंड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस ऑफ द प्लांट्स, और जब रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होती है प्लांट्स के उस दौरान भी ये वर्क करता है। इन्वॉल्व द फ्लेवर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फ्लेवर होता है, दैट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, दैट इज कॉपर। इंक्रीज द शुगर कंटेंट ऑफ द प्लांट, प्लांट्स में जो भी शुगर कंटेंट होता है दैट इज इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, दैट इज कॉपर। नेक्स्ट इज द बोरोन। इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, ये भी प्लांट्स के द्वारा एब्सॉर्ब होता है बट इन द फॉर्म ऑफ BO3 नेगेटिव और B4O72 नेगेटिव। इन्वॉल्व इन द अपटेक ऑफ कैल्शियम बाय द प्लांट्स, ये भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्लांट्स के द्वारा, दैट इज इन्वॉल्व इन द अपटेक ऑफ द कैल्शियम बाय द प्लांट्स। फंक्शंस इन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, जो भी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज बोरोन। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन प्लांट्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वॉल्व इन द सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज द बोरोन। नेक्स्ट इज द मोल्बिडिनम। प्लांट ऑब्टेन इट इन द फॉर्म ऑफ मोल्बिडेट आयन, प्लांट्स इसको किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मोल्बिडेट आयन, that is MOO22 negative। मेजर कंपोनेंट ऑफ द नाइट्रोजनस एंजाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट है नाइट्रोजनस एंजाइम्स का। इट फॉर्म्स अ कैटालिटिक साइट ऑफ द एंजाइम, ये कैटालिटिक साइट बनाता है एंजाइम्स की अलोंग विद द आयरन। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द नाइट्रेट रिडक्टेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है किस चीज का, नाइट्रेट रिडक्टेज का। Nitrate reductase is an enzyme involved in the nitrogen assimilation, और ये nitrate reductase जो है ये एक तरह से एंजाइम है जो किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल इन द नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेक्स पार्ट्स इन द नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन में दैट मीन्स इट टेक्स एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द नोड्यूल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज क्लोरीन, एब्सॉर्ब एज क्लोराइड एंड क्लोराइड आयंस की फॉर्म में एब्सॉर्ब होता है, दैट इज Cl1 नेगेटिव। maintains the osmotic potential of the cell. Without this element, that is a chlorine, there will be no osmotic potential of the cell will be maintained. That means the osmotic potential of the cell will be maintained by this element.
It is involved in the photolysis of water for the evolution of oxygen. Photolysis of water में भी involved होता है for the evolution of the oxygen. So this is all about this part number 1, that is mineral nutrients in plants, and in part number 1 we will discuss about the various mineral nutrients that are very useful or very helpful for the growth as well as reproductive phase of the plants. Without the mineral nutrients, no one plants can take place their growth as well as their reproductive phase, and without these elements there is no completion of the life cycle of the plants. And एक बार हम इसको रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या अभी हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए जो है वो बहुत जरूरी है। तो सेम जैसे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके लिए न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए, वो किस फॉर्म में है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो सेम उसी तरह से जो हमारे प्लांट्स हैं उनके भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स का होना है वो बहुत जरूरी है। तो स्पेशली उसके लिए हमारी डिफरेंट टेक्निक्स भी थी। तो उसमें हमने हाइड्रोपोनिक्स एज वेल एज एरोपोनिक्स की टेक्निक्स पढ़ी, जो कि एक मीडियम जो है ये कल्चर तैयार करते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स विदाउट द नीड ऑफ सॉइल। उसके बाद हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल 2 टाइप्स के हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है दीज आर डायरेक्टली एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, जो कि लार्ज क्वांटिटी में यूज होते हैं, जबकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं दीज आर आल्सो यूज्ड बाय द प्लांट्स बट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, काफी स्मॉल क्वांटिटी में यूज होते हैं। उसके बाद हमने वेरियस टाइप्स के एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े जो कि प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, जैसे क्लोरीन है, कैल्शियम है, सल्फर है, आयरन है, मॉलिब्डेनम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, तो बोरोन है। ये वेरियस टाइप्स के हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े जो कि डिफरेंट प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि हर एक प्लांट जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स का जो है वो यूज करता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो हम पार्ट नंबर 2 में जो रेस्ट टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो अब इस टॉपिक्स पार्ट नंबर 1 में जो भी आपने टॉपिक्स आपने जो मैंने समझाए हैं, तो अगर वो आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट जरूर लिखें, और इस चैनल को जो है वो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।